देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सड़कों पर बनेगी रणनीति, बताएंगे कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सारे नेता राहुल गांधी के यात्रा के लिए पहुंचना शुरू हो रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, जहां पर राहुल गांधी पर झूठ फैलाने वाले व्यक्ति को अब FIR के अंतर्गत नाप दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे गोदी मीडिया का पत्रकार अनाप शनाप बोल रहा था। दोस्तों चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से बीजेपी के 750 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में आने का आवेदन किया है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के नेता ने चुनावी राज्य के अंदर दिया है एक उल जुलूल सा बयान, बताएंगे कौन सा ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे नया बवाल शुरू हो चुका है। और इसी के साथ में एक ही मकान में मिले 700 से ज्यादा मतदाताओं के नाम, इसके बाद मचा हड़कंप। बताएंगे जिला प्रशासन को जांच के लिए भी बोल दिया गया है। दोस्तों आनंद फानन में हो रही है तैयारी, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत के रास्ते पर निकल चुके हैं बीजेपी सरकार के 3 मंत्री, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खरीदो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकता धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों उसकी तैयारी में सारे गठबंधन के लोग आपस में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जहां पर एक और एकजुट होता दिखाई दे रहा है, तो एनडीए गठबंधन के अंदर अलग अलग तरीके की खेमेबाजी चल रही है। दोस्तों एक तो जबरदस्त तरीके का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 मंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। दोस्तों यहां से बगावती सुर अपनाते हुए बीजेपी सरकार के तीनों मंत्री की ओर से ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं दोस्तों, जिससे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर जबरदस्त तरीके का कलेश शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंत्री यहां तक की विधानसभा घेरने तक की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों दरअसल आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर अपने अपने समाज के लोगों के आरक्षण को लेकर इन नेताओं ने मांग करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ ही इनडायरेक्ट तरीके से मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 3 मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री आशीष पटेल और मंत्री संजय निषाद। दोस्तों ये सबके सब उत्तर प्रदेश के नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करने की जगह दिल्ली में आकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन सारी पार्टियों में रालोद पार्टी भी है, जिसके पास एक राज्यसभा का सांसद जयंत चौधरी है दोस्तों, और 2 आरएलडी के पास लोकसभा के सांसद है। तो टोटल 3 सांसदों को लेकर भी ये पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बना रही है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी फूट के जो लगातार संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, उसी में ये एक मुद्दा काफी ज्यादा एनडीए गठबंधन के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार रैली चल रही है। 206 दिन भी रैली को जोरदार समर्थन मिला। आपको बता दें कि रैली भागलपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मुंगेर से यह यात्रा शुरू होती है और 6वें दिन मुंगेर से होते हुए भागलपुर पहुंच जाती है। दोस्तों भागलपुर के अंदर रात्रि विश्राम रखा गया है। 17 अगस्त से यह यात्रा सासाराम से लगातार जारी है। 20 जिलों में 1300 किलोमीटर तक यह यात्रा निकलने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने बड़ी जानकारी दे दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा को मिल रहे ऐतिहासिक समर्थन के बाद हम लोगों ने फैसला लिया है कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के 1-2 नहीं बल्कि सारे नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल दोस्तों ये यात्रा लगभग 3 सितंबर तक लगातार जारी रहेगी। दोस्तों ऐसे में इस यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट देते हुए बताया गया है कि 26 और 27 तारीख को प्रियंका गांधी बिहार में मौजूद रहेंगी। दोस्तों इसके बाद 27 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के सुप्रीमो एमके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों यानी तमिलनाडु से राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए और यात्रा में समर्थन देने के लिए बिहार आ रहे हैं। इसके बाद 29 तारीख को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल होंगे दोस्तों, और फिर 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। इसके बाद और आगे जानकारी देते बताया गया है कि मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी को यात्रा में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शामिल होंगे, और भी सीनियर नेताओं को यात्रा में शामिल करवाया जाएगा। यानी शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से भी संपर्क साधा जा रहा है दोस्तों, और हो सकता है कि सीपीआई पार्टी के नेता और केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी यहां पर मौजूद रहे दोस्तों, क्योंकि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की पार्टी के अलायंस में सीपीआई-एम भी साथ में है दोस्तों। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के सारे दिग्गज नेताओं का एक साथ कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी एकजुटता देखने को मिल रही है, और यही एकजुटता इंडिया गठबंधन की ताकत है। आपको बता दें कि आने वाले 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर यह शक्ति प्रदर्शन काफी अहम है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की यात्रा के दौरान ही इंडिया गठबंधन को एकजुट कर देंगे। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
राहुल गांधी को लेकर उलझुल तरीके का शो करने वाले तथाकथित पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। दोस्तों शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत इसलिए दी है दोस्तों क्योंकि ये जो एनडीटीवी के तथाकथित पत्रकार है शिव अरूर, उसकी ओर से एक शो किया गया था। दोस्तों इस शो में यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि सीएसडीएस के यानी सर्वे करने वाली एजेंसी के संजय कुमार ने वोट चोरी को लेकर जो दावा किया था बाद में अपने आरोपों को वापस ले लिया और माफी मांग ली। तो ऐसा बताने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी अपने बयान से पीछे हट गए। दोस्तों एक तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और झूठ फैला रहे थे कि राहुल गांधी अपने बयान से पीछे हट गए, जबकि राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर डिटेल में जानकारी दी थी और वो आरोप लगाए थे। दोस्तों राहुल गांधी का आरोप लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बना हुआ है। अभी तक कोई क्लियर जवाब सामने नहीं आया दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर सर्वे करने वाली एजेंसी सीएसडीएस के संजय कुमार की ओर से आरोप लगाए गए थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर दोस्तों, और कई सारे आंकड़े उन्होंने जारी किए थे। लेकिन 2 दिनों के बाद वो पलटी मारते हुए कहने लगे कि मैंने गलत आंकड़े जारी कर दिए थे, माफी मांगता हूं। इसके बाद राहुल गांधी को भी इस मामले से जोड़कर दोस्तों दावा किया जाता है कि राहुल गांधी ने भी माफी मांग ली। इस तरीके के टोन दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से यह शिकायत दर्ज करवा दी गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली स्थिति करके जैसे तैसे राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की ही विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम बदनीयती के साथ में राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर यह शो किया गया है और इसीलिए शिकायत दर्ज करवाना जरूरी था, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी में आने की जुगत में लगे पड़े हैं। दोस्तों बीजेपी के लगभग 500 के आसपास कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया था। कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद ने दोस्तों यानी कमलनाथ ने बीजेपी को झटका दिया था। दोस्तों उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और महासचिव डॉक्टर संजय कामले ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के तकरीबन 750 नेताओं ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में वापसी के लिए आवेदन जमा कराया है और जैसे ही इन सबको मंजूरी मिलेगी ये सबके सब हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब हम लोग इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं कौन कौन से आवेदन आए हैं। कुल मिलाकर 750 ऐसे आवेदन बताए जा रहे हैं। इसका मतलब कई सारे अब बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी में आने के लिए लगातार प्रयास में जुट गए हैं। दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से जैसे ही मोहर लगाई जाएगी, मंजूरी दे दी जाएगी, वैसे ही सारे नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवा लिया जाएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले, कहा मोदी का चीन के आगे नतमस्तक होना भारत माता के लिए विनाशकारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 8 सालों में 10 बार बीजिंग की यात्रा की थी। वेटर बीजिंग में भारत का राजदूत था और उसने मोदी की सांस्कृतिक जरूरतों का ध्यान रखा था। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने निर्विवाद लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दिया। कुल मिलाकर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कई और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार चाइना को लेकर जिस तरीके की पॉलिसी अपनाई जा रही है दोस्तों, उस पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने शुक्रवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों से मतदाताओं को त्रिशूल लेकर आया गया था। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के उपाध्यक्ष ने एक ऐसा बम फोड़ा है दोस्तों, जिसके बाद अब बीजेपी के खिलाफ केरला के अंदर जोरदार तरीके का माहौल बन गया है। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के अंदर बीजेपी ने अपनी जिंदगी में एकमात्र सीट जीती, वो भी त्रिशूल की सीट जीती दोस्तों, और उस सीट पर भी वोटर आईडी कार्ड में धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद अब बताया जा रहा है बीजेपी के नेता के द्वारा कि बाहर के राज्यों से लोगों को लाकर केरल के त्रिशूर के अंदर वोट डलवाया गया था, जिसके कारण बीजेपी का नेता यहां से जीत गया। दोस्तों जिन सीट पर हमें जीतना है वहां जरूरत पड़ेगी तो हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे। यह बयान बीजेपी के नेता उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन का है दोस्तों। उन्होंने कहा कि उन्हें 1 साल तक यहां पर बसाया जाएगा बाहर से लाकर, और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान वे लोग यहां करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आगे भी इसी तरीके की चीजें करेंगे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कुछ मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें अपने घरों में रहने वाले लोगों की जानकारी ही नहीं थी, तो गोपाल कृष्णन ने कहा कि इन चिंताओं को खारिज करते हुए कि ये केवल कुछ गलतफहमियों के अलग थलग मामले हैं, इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा नेता के द्वारा यह स्वीकार करना कि बाहर के राज्यों से ला लाकर लोगों को यहां पर वोट डलवाया जा रहा है, ये इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि वोटर लिस्ट में जोरदार तरीके की धांधली चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेता को तत्काल गिरफ्तार करके पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान से एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर एक ही मकान में 700 से ज्यादा मतदाता होने के गंभीर आरोप लगे हैं। उदयपुर जिले के मतदाता सूची में बड़े फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आई है। बड़गांव के पंचायत के प्रतिनिधियों ने जाकर गोगुंदा क्षेत्र की सूची में एक मकान में सैकड़ों लोगों के नाम दर्ज होने को लेकर प्रशासन से फिजिकल वेरिफिकेशन करके बोगस नाम को हटाने की मांग की है दोस्तों, और ये एक मूवमेंट बनता जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक ही एड्रेस पर अगर 700
500 मतदाताओं के एड्रेस पर नाम है, तो काफी गंभीर मामला है। इससे बड़ा गंभीर और क्या हो सकता है? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसी एक खबर दिल्ली में फिर से सामने आई है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक बार फिर से सुरक्षा चूक की खबर सामने आई है। दोस्तों गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने अचानक से भीड़ के बीच पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोस्तों जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो शख्स अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता बता रहा है। दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम प्रवीण शर्मा है और वो गांधीनगर के अजीत नगर का रहने वाला है। दोस्तों टीवी केबल का कारोबार करता है। बीजेपी का नेता कहता है कि वो 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता आया है। उसने कहा कि मैं स्थानीय व्यापारी हूं और अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के सामने अरविंदर सिंह लवली को एक्सपोज करना चाहता था, इसीलिए नारेबाजी की गई ताकि मेरी बात उन तक पहुंच जाए और इस तरीके का हंगामा बीजेपी का नेता करता पकड़ा गया है। दोस्तों उसके बाद अब जो थप्पड़ कांड है उसे लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। कुल मिलाकर ये काफी गंभीर मामला है। दोस्तों लगातार 2-3 दिनों के अंदर बैक टू बैक इस तरीके के मामले सामने आए, जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया गया है, जबकि अभी चुनाव भी नहीं है आसपास में, लेकिन अब भाजपा का नेता पकड़ा गया है। दोस्तों तो इस पर शायद भाजपा ही चुप्पी साध कर बैठेंगे। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर एसआईआर को लेकर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जोरदार चर्चा हुई। दोस्तों चर्चा के दौरान कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं उससे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो बड़े बड़े दावे कर रहा था दोस्तों, उसे कोर्ट ने पूरी तरीके से बेफिजूल का दावा समझते हुए अपने नियम में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। चुनाव आयोग को जो खबर है दोस्तों उसके अनुसार एसआईआर को लेकर आयोग की ओर से कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों पहला दिशा निर्देश यह है कि 65 लाख बाहर किए गए मतदाताओं की पुनः शामिल करने की अर्जी में जो आधार कार्ड है वो स्टैंड अलोन दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी अगर आप केवल आधार कार्ड दिखा देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, किसी और डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि जिनका नाम हट गया है वे पुनः नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड लेकर दावा कर सकते हैं। अलग अलग कई कागजों की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रवासी मजदूर, किराएदार, छात्र, वंचित समुदाय के लोग और दस्तावेज जुटाने में कठिनाई शामिल जिन लोगों की आती है दोस्तों उनके लिए यह बहुत बड़ा निर्णय है। दूसरा फैसला लिया गया है कि बीएलओ के द्वारा जो लिखकर भेजा जा रहा था चुनाव आयोग को कि ये रेकमेंडेड है, इनका नाम जोड़ दीजिए, ये नॉन रेकमेंडेड है, इनका नाम हटा दीजिए, तो अब उस श्रेणीकरण को भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। दोस्तों मतलब बूथ लेवल का जो अधिकारी है वो ये नहीं बताएगा या कोई कमेंट नहीं करेगा कि इसका नाम जुड़ना चाहिए, उसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हर आवेदक को जमा किए गए दस्तावेजों की रसीद यानी प्राप्ति पत्र दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। फॉर्म 6, 7, 8 आदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करते ही दिनांक सहित रसीद एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ दिया जाएगा। इसका असर यह होगा दोस्तों कि अगर आपने जमा करवाया है तो आपके पास सबूत होगा कि हाँ हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाया था। हवा में बातें नहीं होगी बल्कि डॉक्यूमेंट दिखाकर बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नंबर है जो मैंने सबमिट किया था। उससे लेकर फिर बाद में ट्रैकिंग भी हो सकती है कि आखिर डॉक्यूमेंट कहां तक पहुंचा। एक और बड़ा आदेश दिया गया दोस्तों जिसमें कहा गया कि पीड़ित वंचित व्यक्ति अब ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यानी केवल पहले ऑफलाइन का स्कोप दिया गया था, अब ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, तो और ज्यादा आवेदन देखने को मिलेगा। साथ साथ राजनीतिक पार्टियां दावों आवेदनों में लोगों की मदद करेगी, यह भी एक बड़ा दावा है दोस्तों। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए इन फैसलों से एक बात तय हो गई है कि जनता को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। और योगेंद्र यादव जैसे कई सारे लोग लगातार मेहनत करते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। आधार कार्ड का तो ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। और गोदी मीडिया के लोग जो इलॉजिकल बयान दे रहे थे कि एक एक जिले के अंदर 200% तक आधार कार्ड बने हुए हैं, वो सारे लॉजिक कोर्ट में कहीं नहीं ठहरे दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है उसमें यह देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े जाए। ये सोचकर वोटर लिस्ट नहीं बनानी होती है कि किन के नाम काटे जाएंगे। यानी इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन नहीं होता। और यही प्रिंसिपल सिद्धांत है जिसके आधार पर आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बीते दिन बिहार दौरे के बाद नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर गए थे दोस्तों। इस दौरान सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड करवाया गया था और ऐसे में खबर अब सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए बोला कि बंगाल में केंद्र सरकार का पैसा तृणमूल कांग्रेस के कैडर पर खर्च होता है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि विकास के पैसे को तृणमूल कांग्रेस के लोग लूट कर खा रहे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के इन दावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। और बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी के प्रति एक माहौल बन रहा है भाजपा के खिलाफ कि वो बंगाल विरोधी है, बंगाल कल्चर के विरोधी है और
यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बंगाल में अब 26 के चुनाव यानी कुछ ही महीने बचे हुए हैं, उस चुनाव को लेकर अभी से बिगुल फूक चुका है। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कानपुर देहात में बीजेपी के अंदर भीतरी कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों गुटबाजी खुलकर सामने आई है। इसके बाद महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और पूर्व जिला के अध्यक्ष मनोज शुक्ला और राजेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा निर्देश देते हुए पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों इसमें पार्टी ने तीनों नेताओं की बयानबाजी और गतिविधियों को पार्टी के आचरण के विपरीत बताते हुए इनसे अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा है। देखते हैं जवाब में क्या कुछ लिखकर दिया जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में फूट ढूंढ रही है दोस्तों, और यहां पर अपनी पार्टी के अंदर ही नेता एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तथाकथित डिसिप्लिन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दोस्तों अब देखते हैं कोई इस नोटिस का जवाब देगा भी या फिर मामलों को इग्नोर किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी की नेत्री रही समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीती पूजा पाल ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव के दौरान सपोर्ट किया। दोस्तों उसके बाद विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया कि पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इससे फायदा पूजा पाल का हुआ, उनकी विधायकी नहीं गई और वो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक है। दोस्तों ऐसे में पूजा पाल ने अब अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर हमले और हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया है दोस्तों, और उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि अगर मेरी हत्या हुई तो असली दोषी अखिलेश यादव होंगे। पूजा पाल ने सपा के अध्यक्ष को लेटर लिखा है। दोस्तों 2 पन्ने के लंबे चौड़े पत्र में पूजा पाल ने कई सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव को कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुझको धमकी दे रहे हैं लेकिन अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता। साथ ही लिखा गया कि अगर मेरी हत्या होती है तो वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाएगा। यानी दोस्तों अब गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पूजा पाल पहले ही राज्यसभा के चुनाव के टाइम में ही समाजवादी पार्टी से बगावत कर गई थी दोस्तों, लेकिन अभी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अतीक अहमद के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, इसीलिए एक्शन लिया गया है। हालांकि दोस्तों एक कारण यह भी है कि उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान पूजा पाल ने पार्टी के विप के खिलाफ जाकर बीजेपी के नेता को सपोर्ट कर दिया था दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता तो फिर उस व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक नॉर्मल सा एक्शन लिया गया है, लेकिन पूजा पाल पहले अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती है, उसके बाद अब ये लेटर लिखकर अपनी हत्या की साजिश का भी आरोप लगा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के आचार्य भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट का मामला अब काफी ज्यादा गर्मा रहा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विधायक हरीश खुराना के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश इकाई के नेताओं ने अब पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस मामले में 40 डॉक्टर भी एफआईआर के लिए लिखकर शिकायत दे चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई खुराना के खिलाफ नहीं की गई। आपने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में सरकारी अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर के साथ बीजेपी के विधायक हरीश खुराना और उसके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मारपीट की है, ये बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि भाजपा के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अमित शाह से जाकर ये बोलना कि आप इस पर कार्रवाई करिए, आपको लगता है दोस्तों कि ये दीवार में सिर मारने जैसा है? क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह अपने विधायक के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरिद्वार के अंदर बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना फिर जारी रहा दोस्तों। धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक भी टोल प्लाजा पर मौजूद रहे। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर देहरादून कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टोल प्लाजा बहादुराबाद में रोक दिया था। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हो गई दोस्तों, और उन्होंने बैरिकेडिंग्स भी तोड़ दी। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी सरकार पर स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को लूटने के आरोप लग रहे हैं दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी सरकार इस पर कोई जवाब दे नहीं पा रही और किसान इस आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया है कि आगामी शिक्षक और स्नातक विधान परिषद की 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय के साथ शिक्षक प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार राय भी मौजूद थे दोस्तों, और यहाँ पर फैसला लिया गया है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पेट्रोल में एथनॉल
एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है दोस्तों, यानी E20 का फ्यूल भारत के अंदर लागू कर दिया गया है। नितिन गडकरी बार बार पेट्रोल के अंदर गन्ने का जूस से बनने वाले एथेनॉल को मिलाने को लेकर उसके लाभ बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप पेट्रोल के अंदर 20% गन्ने के मिल में बनने वाले एथेनॉल को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, तो फिर पैसा कम करिए पेट्रोल का, क्योंकि पहले जो पेट्रोल 100% लोगों को मिलता था वो केवल 80% मिल रहा है, 20% तो एथेनॉल मिल रहा है, इसीलिए दाम कम किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार न तो दाम कम करने को तैयार है दोस्तों, न ही पेट्रोल के अंदर मिलाए जाने वाले एथेनॉल को कम करने को तैयार है, जिस एथेनॉल के कारण 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ियां अब कम दूरी तय कर पाती है, यानी एवरेज घट गया है, तो इंजन भी इससे कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों बीजेपी की सरकार रेट कम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इससे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कई सारे रिपोर्टों का हवाला देकर कहा गया है कि अगर एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल किया जाएगा लंबे समय तक तो गाड़ियां खराब हो जाएंगी और परफॉर्मेंस गाड़ी की वीक हो जाएगी, यानी गाड़ी जो 15 साल 10 साल जो उनका लाइफ टाइम होता है उससे पहले ही खराब हो जाएंगी, और यही बड़ा कारण है कि लोगों को अच्छा खासा नुकसान होगा अपनी गाड़ियां चलाने में। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये खुल्लम खुल्ला एक लूट है जिस पर रोक लगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।